हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तैयारी ठीक ठाक कर रहे होंगे। अब क्योंकि एग्ज़ाम के दिन काफ़ी नज़दीक हैं, तो ऐसे में अब दिमाग में अपने को एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि जो हमारे पास पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, उस पूरे पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि अगर ये ठीक तरीके से प्लान नहीं है, इस प्लानिंग का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्लान कर लिया, तो ऐसे में अभी जो आपकी प्रिपरेशन है, यानी कि प्रिपरेशन या जो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, तो प्रैक्टिस को आप इसी के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो कि लगातार मैं क्लास में बताता हूं, कि जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके हाई चांस है कि 99.99% तक आप वैसा ही एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पेपर में मैं ये कर लूंगा, अभी नहीं करता, पेपर में मैं ये कर लूंगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है। जो आप OMR शीट के अंदर मार्किंग करेंगे, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे, किस समय में कितने प्रश्न करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो आपकी प्रैक्टिस में है वही रियल टाइम वहाँ पर आने वाली है। एक बात और मैं पैरेलली बोलता हूँ कि अभी आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि पेपर में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि यहाँ पर अगर आज आप एक मनुष्य के रूप में तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में एक रोबोट पहुँचना चाहिए। यानी कि आपका रूपी एक रोबोट हो जो बहुत ज़्यादा सोच ना रहा हो, बस प्रश्न को देखे, क्योंकि उस तरह के पैटर्न की उसने खूब प्रैक्टिस कर रखी है और उसी चीज़ को बस एक ड्रिल के रूप में कर रहा है, दैट्स इट। अगर बहुत ज़्यादा नया काम या बहुत ज़्यादा सोचने समझने जैसी चीज़ यदि आप पेपर में करने की सोचते हैं, तो टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में पेपर को अटेम्प्ट करने की एक अच्छी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आज से ही अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम पेपर के एक बार पैटर्न को समझते हैं। पेपर का पैटर्न अपने पास ये है कि 100 मार्क्स हमारे पास हैं और 2 आवर्स, इसको मिनट में तोड़ दे तो 120 मिनट मेरे पास है। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है, यानी कि प्रश्न से ज़्यादा समय हमारे पास है। वो अलग बात है कि सही प्रश्न के लिए मुझे 3 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये एक सामान्य चीज़ है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। और दूसरी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम OMR शीट में कैसे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो कि अभी मैं आपको पता, वीडियो हो सकता है 15 मिनट तक चले, तो आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स एक बार लिख लेते हैं। सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास रीजनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स हो गई, फिर GK है, ICT है, इंग्लिश है और हिंदी है। रीजनिंग, ये आपके 20 प्रश्न आने हैं। ये 20, क्योंकि नंबर तो चाहे कितने भी हो, करने में तो उतना ही समय लगेगा, प्रश्न को हल करने में तो उतना ही समय लगना है, तो नंबर अभी मायने नहीं रखते। तो अभी ये देखना है कि इन प्रश्नों के अंदर सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगने वाला है। मेरे पास 120 मिनट है। 120 मिनट में यदि आप जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और ICT और GK, अगर आप इन 4 पार्ट्स को देखते हैं, तो ये 4 पार्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली रीड एंड डू होती है। रीड एंड डू और रेशियो होता है 0:1। मतलब ये प्रश्न पढ़ के तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये आपको आता है या तो नहीं आता है। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने में लगने वाला समय बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। आप ये मान के चलिए कि हर प्रश्न को करने के लिए 30 सेकेंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। 30 सेकेंड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा सेकेंड्स है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड में प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि GK हो सकता है कि GK का अभी हमने पैटर्न देखा, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े बड़े हो, ठीक है, लेकिन ICT, इंग्लिश, हिंदी, ये एकदम देख करके कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, या देव जमा इंद्र, इसका क्या होगा, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि एकदम देखना है, टिक करना है, देखना है, टिक करना है। तो 10 से 15 सेकंड लगते हैं। अगर हम मिनिमम 30 सेकंड्स का एवरेज लेकर के चलते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे पास 1 2 यहाँ पे 20 यहाँ पे ये हो गए टोटल 60 क्वेश्चन। 30 मिनट का एवरेज लेके चलते हैं तो मेरे पास ये आ जाता है 30 मिनट्स। यानी कि 30 मिनट बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे 60 प्रश्न को करने के लिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस पूरे पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा समय लगने वाला जो पार्ट होगा वो आपका रीजनिंग और मैथ है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे पार्ट को करने में आपको 30 मिनट्स का समय लगने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पार्ट को करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स का समय हो गया। अब हमने पेपर के पैटर्न को समझ के ये भी हमें समझ में आ गया है कि कंपैरेटिवली रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ एक आधा प्रश्न है जो कैलकुलेटिव होंगे। मैथ्स के अंदर हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो, यानी कि समय चाहिए होगा।
तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न को करने के लिए 90 मिनट छोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को करने के लिए आइडियल समय मैं दे रहा हूँ। इन 20 प्रश्नों को आप बहुत ही ज़्यादा आराम से 30 मिनट में कर सकते हैं। 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा समय है इसको करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको करने के लिए आप बहुत ही इजीली 40 मिनट्स में इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 3 7 7 3 10, यानी कि आपके 100 मिनट्स यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। और इस पूरे 100 मिनट्स को करने के बाद भी अभी आपके पास 20 मिनट्स बाकी है, ठीक है। पैटर्न को समझो कि कैसे पेपर को करना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप अभी नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब करना क्या है कि अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस के दौरान इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैथ्स कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के देखिए कि उस पूरे 20 क्वेश्चन को करने में कितना समय लग रहा है। मान लीजिए 20 प्रश्न को करने में भी आपको 1 घंटा लग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी समय आपको कम लेना है, या फिर ऐसे प्रश्न जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है उन प्रश्नों से बचना है, या फिर उन प्रश्नों को बाद में लेकर के जाना है। तो ठीक है, अब मान के चलिए ये मुझे मोटा मोटी समझ में आया कि यहाँ तो मुझे चाहिए 30 मिनट्स, यहाँ मुझे चाहिए 40 मिनट्स, और उस पूरे के लिए मुझे चाहिए 30 मिनट्स। 20 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब अगर जब आप इन पार्ट्स को कर रहे होंगे कहीं पर आपको लग रहा है कि 5 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है, तो आपके पास 20 मिनट का एक बफर टाइम है जहाँ से आप इस समय को यहाँ पर यूज़ करके आराम से काम कर सकते हैं। अब पेपर की खासियत क्या है कि आपका जो पेपर है वो एक ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर का मतलब है कि आप कहीं पर भी कभी भी कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका क्या है? तो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका ये है कि मैथ्स को यदि आप पहले उठा लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैथ्स को आप पहले उठा लेते हैं तो आपके लिए हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स को करने में समय लगेगा। तो अगर मैथ्स को आप पहले कर लेते हैं तो आपको ये अनसर्टेन होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि पेपर आपका पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, या फिर मैथ्स में आपके पूरे नंबर आएंगे कि भी नहीं। तो पैनिक करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स के अंदर हम एक अच्छा स्कोर लेकर के मेरिट बनाने वाले हैं, तो अगर मैथ्स में गड़बड़ियां होने लगेंगी तो आप पैनिक हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये होगी जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। बाकी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस के दौरान इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो होगी कि अगर आप इन 4 पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लें, इन 4 पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करें, जिसमें सबसे पहले आप जीके को सॉल्व करें। जीके में आप ये मान के चलो कि आपको जो प्रश्न पेपर में आएंगे वो बहुत कम आते होंगे। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मल प्रिपरेशन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एवरेज 6 से 10 है। यहाँ पर मेरे को कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे नहीं लेके चलनी है। ध्यान रखिएगा, जीके के अंदर जब आप क्वेश्चन को टिक लगाएंगे तो ये देखना है कि एग्जैक्ट कितने आपको क्वेश्चंस पता है जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल सही होंगे। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन 6 से 10 के बीच में आपके सही हो जाते हैं, जो कि आपको पता है कि भाई ये इसके आंसर तो मुझे पता है, ये एकदम सही है, तो उसके बाद ओवर अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मान के चलिए आपके 7 प्रश्न सही हो जाते हैं या 6 प्रश्न सही हो जाते हैं, तो आप 14 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, लेकिन जबरदस्ती तुक्का मत लगाइए, वो आपको नुकसान देगी, ठीक है। अब करना क्या है कि मान के चलिए कि 6 प्रश्न आपके हो गए, या अगर आपकी किस्मत बहुत खराब हुई और आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इस वाले पार्ट को पहले लिख करके छोड़ दीजिए। मतलब 6 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो जितने एग्जैक्ट सही हैं केवल वही आंसर की मार्किंग आप यहां पर OMR में कर दो। एकदम पढ़ के पहले 20 क्वेश्चन पढ़े। करने का तरीका यह है कि इन चारों में आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, पहले पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आप पेपर में टिक लगाएं, पेपर में यानी कि डॉट वॉट कुछ भी एक लगाए, और एक बार जब डॉट 20 प्रश्नों के आप लगा दें, फिर हर एक क्वेश्चन को पढ़ के कि पहला 1 है, 1 के सामने A लगाया, दूसरा हो सकता है कि आपने खाली छोड़ रखा हो तो दूसरा खाली छोड़ दो, तीसरे का आंसर 2 है तो यहां से 1 2 3, तीसरे का आंसर 2 है उस पर ऐसा बोलना है मनी मन में। नहीं तो होगा क्या कि आप यहां से मान के चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहले का तो लगा दिया A पे, दूसरा बाई चांस आपने यहां पे नहीं कर रखा है क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन का आंसर लगा रखा है 2, और यहां पे गलती से आप दूसरे के आगे ही ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है। तो पहले 20 प्रश्नों को करना, एक एक करके सॉल्व मत करना। एक एक करके सॉल्व करने से बहुत टाइम लगता है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है, अटेंशन डाइवर्ट होता है, तो उसमें लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो 20 मिनट आपने बचा रखे ना, उस 20 मिनट के अंदर आप ये मान के चलो कि ओवरऑल 5 से 10 मिनट तो आपको OMR में टिक करने में लगेगा, कि उसमें से देख करके सही ऑप्शन को टिक लगाना। इसलिए 20-20 क्वेश्चन या 15 या 10-10 क्वेश्चन का आप लेकर के चलो कि 10 क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर मार्क करूंगा। तो यहां पर जो आपके पास पेपर होगा, उस पेपर के अंदर जिस प्रश्न का तो आपने जवाब कर दिया, जैसे कि पहले प्रश्न का आपका जवाब हो गया तो पहले को तो आपने टिक लगा दिया, कंफर्म है। मान के चलिए दूसरे प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा, या फिर आपको लगता है कि इस प्रश्न को मुझे छोड़ना है, तो उस प्रश्न के ऊपर लिख दो D का मतलब डाउट है।
डाउट का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको कि आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो कि आपको लगता है कि अगर मेरे को बाद में समय मिला तो इस प्रश्न को मैं चेक कर सकता हूं, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब आप पेपर को एंड करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न खाली हों, तो आखिरी में समय तो मुश्किल से 10 मिनट बचेगा। तो 10 मिनट में किन प्रश्नों पर रिविजिट करना है वो आप ढूंढते रहेंगे, पन्ना पलटते रहेंगे, मिलेगा नहीं, टाइम खराब होगा। तो आपको उस प्रश्न का कोई भी कोड बना लो। मैं कोड बनाता हूं डी, डी का मतलब डाउट है। इस प्रश्न को मैं बाद में करूंगा यदि मुझे समय मिला तो। ठीक है, मान के चलो तीसरा क्वेश्चन आया और तीसरा क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, मतलब आपको ये लगता है कि चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर लगा दो काटा। काटे का मतलब ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होगा ही नहीं। और इसका मतलब ये है कि जब मान के चलिए आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और जब आप रिविजिट करेंगे तो रिविजिट करते वक्त कौन से प्रश्नों को आप सबसे पहले देखेंगे? आप डी वाले प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। डी वाले प्रश्न को सॉल्व करने के बाद यदि आपके पास समय बच जाता है तो फिर आप क्रॉस वाले क्वेश्चन को देखिए कि अब समय बच गया है तो क्रॉस वाला देख लेते हैं कि आप तक गलती से सॉल्व हो जाए। तो आया समझ में? ये कोडिंग होनी चाहिए। अगर दिमाग में कोडिंग नहीं है तो अब अगर आपको लग रहा है कि जी कर लेंगे तो पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हल्की सी कोडिंग समझ में आई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन के अंदर 6 मेरे को सही लगते हैं, मैंने 6 लगा के छोड़ दिए। पूरे पेपर में मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो कट ऑफ मैं सोच के गया था उस कट ऑफ तक मेरे नंबर नहीं बन रहे हैं। तो जीके के अंदर आपको मन करेगा कि चलो तुक्का लगाते हैं। तुक्का सबसे एंड में लगाना, जब आपको लग रहा है कि जी कुछ नहीं हो रहा तो सारे बीबी लगा दिए, सारे सीसी लगा दिए। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस बन रहा है, यानी कि आपने जो मेरिट सोच रखी है, जो कट ऑफ आपने सोच रखी है, वो आपके अटेम्प्ट से आपका वो एवरेज निकल रहा है, तो जबरदस्ती ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पेपर खत्म करने पर आपको लगता है कि नहीं यार कट ऑफ तो बहुत कम आ रही है, तब आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्नों पे फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीके। जीके तो फटाफट अधिकतर क्वेश्चंस इसी में आपके छूटेंगे। आईसीटी तो आपको पूरा ही करना है, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो वो डी कर देंगे। फिर इंग्लिश और हिंदी में भी कुछ इसी प्रकार आपको करना है, सारे प्रश्न करेंगे, अगर कोई एक आधा छूट जाए तो उस पर आप डी लगा देंगे। तो ऐसे में 30 मिनट में तो आपने पूरा ये मामला खत्म कर दिया, निपटा दिया। अब कुछ बचा नहीं, 10-10 प्रश्न करके या फिर 20-20 प्रश्न के। मैं कहूंगा कि पहले 20 प्रश्न सॉल्व कर लेना। 20 प्रश्न सॉल्व करने के बाद नंबर मिला करके आप उन पार्ट्स को सॉल्व करना। हो सकता है कि जीके का जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर से लेकर के 40 नंबर का हो, 21 से प्रश्न शुरू हो रहा हो और 40 पे खत्म हो रहा हो। तो ध्यान रखना है OMR में 21 से लेकर के 40 सॉल्व करना है। इस तरह के पेपर में अगर आप ये सोचोगे ना कि पहले क्वेश्चन से शुरू करके आखिरी क्वेश्चन पे खत्म करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब होगा। और लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, नहीं तो पेपर में गोबर कर दोगे। फिर उसके बाद आता है जीके हो गया। फिर उसके बाद आईसीटी का जो भी सीक्वेंस होगा, पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके हिसाब से वहां पर मैच कर दिया। फिर इंग्लिश हिंदी जहां जहां जो भी नंबर है, पहले 10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, मार्क किया, और फिर उसके बाद उसके अंदर आपने समेट दिया, कंप्लीट कर दिया। फिर आता है रीजनिंग और मैथ। अब आता है रीजनिंग और मैथ में पहले किसको करें? तो रीजनिंग और मैथ में सबसे पहले आप रीजनिंग को करें। ठीक है, रीजनिंग कंपैरेटिवली ईजी होगा, जल्दी सॉल्व होने वाला होगा। पहले सॉल्व हो गया, गलती से एक आधा क्वेश्चन अगर डाउट में आ रहा है तो डी लगा दो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए फिर उसके बाद OMR शीट में इसकी मार्किंग कर दीजिए। फिर जब वो खत्म हो गया तो आखिरी का जब आपके पास समय बचता है, यानी कि आखिरी हो गया कि कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखेंगे तो टेक्निकली आपके पास 60 मिनट बचने चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मान के चलो कि कहीं इधर उधर टाइम कंज्यूम हो गया, आपके पास 50 मिनट का समय बच रहा है, तो बस फिर अगर आप पूरे पेपर से सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड का मतलब जो पीछे आपने DD वाले छोड़ रखे हैं, अगर DD वालों से आप सेटिस्फाइड हैं कि यानी कि पेपर अभी मेरा ठीक हो गया, उनको जबरदस्ती देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप पूरे के पूरे 50 मिनट इस पे लगाइए। या फिर मैथ्स के पोर्शन को करने से पहले एक बार उन DD वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए कि तुक्का लगाने की जरूरत है क्या। अगर लगता है नहीं तो उनको छोड़िए, पहले मैथ्स के ऊपर पूरे के पूरे 50 मिनट आप लगाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और मैथ्स के 20 क्वेश्चन करने की का भी एक तरीका होता है। जैसे मैथ्स के 20 क्वेश्चन हो गए, पहले आपने मैथ्स के 20 क्वेश्चन देख लिए। अब आपको क्या करना है, पहले आपको उन प्रश्नों को करना है जो प्रश्न सबसे ज्यादा आसान है या छोटे हैं, वो आपको पता है कि वो क्या होगा, क्योंकि मेन कैलकुलेशन में लगने वाला समय है। आपने देखा कि ये प्रश्न सबसे ज्यादा आसान है, पहले आपने उन प्रश्नों को किया, सॉल्व कर दिया, और फिर आप जो थोड़े से आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको बाद में समय लगा के आपने सॉल्व किया। क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो पहले आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया और उस पर गलती से आपके 5 मिनट लग गए और बाकी का क्वेश्चन तो आपने देखा नहीं है, तो आपको ऐसा बार बार फील होगा कि यार मेरा पेपर तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 मिनट तो एक ही में लग रहा है, तो आप डर जाएंगे। पूरा का पूरा गेम जो है वो डर का है और पैनिक का है। जहां पैनिक होंगे वहीं आप परेशान होंगे, इसलिए माइंड को तैयार करना जरूरी है। और अब वो समय आ गया, इसलिए ये वीडियो मैंने ऐसा नहीं कि पेपर के 1-2 दिन पहले, अभी इसलिए बनाई है कि अब आपके पास समय है उस चीज को प्रैक्टिस करने का। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ।
अब हम आ जाते हैं OMR पे। तो OMR को करने का तरीका मैंने बताया कि ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के जैसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार आपने कोई गलत आंसर लगा दिया तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। OMR के अंदर एक बार जो लग गया सो लग गया। तो OMR के अंदर बिल्कुल भी गलती ना करें और बहुत शांति से काम करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी में काम ना करें। जल्दबाजी में यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे कि मैंने पैटर्न बताया कि आपने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या 20 को, एक पार्ट के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पहले ध्यान रखें कि उसका नंबर क्या है, कहां से कहां क्वेश्चन को आप मार्क करने वाले। जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलिए आप अभी क्या कर रहे हैं, 41 से लेकर के 60 के क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं पहले, और पूरा पेपर खाली है, पहले आपने ये वाला पार्ट किया, तो आप मन ही मन बोलिए 41 का आंसर है 2। तो यहाँ पे देखो 41 का आंसर है 2। तो ऐसे करना है। जब आप ऐसे करते हैं तो एक तरह की गलती से और बच जाते हैं। जैसे कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि किस पार्ट में एरर है, ABCD, और आपको लगता है कि C पार्ट में एरर है। तो कभी कभार क्या होता है कि सी पार्ट देखते के साथ ही हम OMR में सी वाले पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखता है कि ऐसे ऑप्शन में सी तो पहले नंबर पे है, तो इसका आंसर तो 1 होना चाहिए। तो ऐसे गलतियों से आप बच जाते हैं जब आप इस पैटर्न से काम करते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन छूट जाता है, जैसे कि आपने किया दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे दूसरा ब्लैंक है, तो उसके नीचे दूसरे पे आपने आंसर कर दिया। ऐसी गलतियों से भी आप बच जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। कट ऑफ और एवरेज यदि आपकी मैच कर रही है और जिस तरीके से अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। अपने दिमाग में अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो इसको ऑब्वियसली बात है आप लाइक तो करेंगे ही। सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट है, फिर भी कोई मन में शंका है, या फिर लगता है कि इससे भी बेहतर कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।